नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम कर रहे हैं पेपर कोड 887 का जनरल अवेयरनेस सेक्शन। ये जो वीडियो है ये हिंदी भाषा में बनाया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम में चाहते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है, देयर इज अनदर वीडियो इन द इंग्लिश मीडियम फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू वॉच एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। शुरुआत करते हैं पेपर कोड 887 जनरल अवेयरनेस। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कृष्ण देव राया, उन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी है तेलुगु में जिसका नाम है अमुक्तमलयादा। ठीक है, अमुक्तमलयाद ये इनकी किताब का नाम है। अब ये किस चीज के ऊपर आधारित ये पुस्तक है? कृष्ण देव राया तेलुगु कविता लिखी है उन्होंने, अमुक्तमलयाद के लेखक हैं जो कि डैश रिक्त स्थान के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थशास्त्र, राजनीतिक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या फिर वेदों के ऊपर। अब इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है बी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बुक जो है ये पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पर है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आंसर है बी। 27, Which among the following crops grows best in clayey loams? इनमें से वो कौन सी फसल है जो दोमट या दोमट मिट्टी में अच्छी उगती है? ठीक है, वो मूंगफली है, मक्का है, मटर है या फिर गेहूं है। तो वो कौन सी फसल है? इसका उत्तर है हमारा गेहूं। गेहूं जो है वो अगर जो सॉइल है वो क्लेई लोम है। ठीक है, अगर वो क्लेई लोम है और सॉइल का टेक्सचर ऐसा है जिससे कि जड़ों के पास पानी इकट्ठा होके ना रहे, ठीक है, मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये गेहूं की फसल के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर है डी। 28, the main contribution of the Chol dynasty in the field of administration lies. जो चोल वंश था उनका प्रशासन के क्षेत्र में मुख्य योगदान क्या है? उन्होंने दी हमें सिस्टमैटिक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या वेल प्लान्ड रेवेन्यू सिस्टम, सुनियोजित राजस्व प्रणाली, वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, व्यवस्थित और संगठित केंद्र सरकार या ऑर्गेनाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चोल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इन ऑर्गेनाइज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है हमारा डी। उन्होंने चाहा कि जो गांव जो है जो सबसे छोटा यूनिट है वहां पर वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाने पर काफी ज्यादा जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर है डी। अगला प्रश्न, Who said, ये किसने कहा है? बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ये किसने कहा है कि स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में नर्क में शासन करना ज्यादा बेहतर है? ये किसका कथन है? गोल्डस्मिथ का, शेक्सपियर का, मिल्टन या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 ये कहा गया है जॉन मिल्टन द्वारा और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। ठीक है, जॉन मिल्टन, जिस किसी ने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है जरूर इनकी कोई ना कोई किताब जरूर पढ़ी होगी और इनकी बहुत फेमस बुक है पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, उस बुक में इन्होंने ये बात कही है कि स्वर्ग में सेवा करने की तुलना में नर्क में शासन करना बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर है सी। 30, वो कौन सा राज्य है जो नंदी पुरस्कार देता है? विच स्टेट गिव्स नंदी अवार्ड? नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य देता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, नंदी पुरस्कार जो दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है सर, जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो ये पुरस्कार देती है। आंसर हमारा डी है। और जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो ये अवार्ड्स दे रही है 1964 से। ठीक है, 1964 से लगातार ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ये हाईएस्ट अवार्ड सेरेमनी है फॉर एक्सीलेंस इन तेलुगु थिएटर, तेलुगु टेलीविजन एटसेट्रा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा डी, आंध्र प्रदेश की सरकार। Velocity of light was first measured by, प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी? वो कौन था जिसने सबसे पहले प्रकाश की गति मापी? आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइट की क्या जबरदस्त स्पीड है। वो आइंस्टाइन था, न्यूटन था, रोमर था या गैलीलियो था। ये हमारे चार ऑप्शंस हैं। 31 के लिए आंसर क्या है हमारा? वो उसका पूरा नाम है ओले क्रिस्टेनसन, CHRISTENSEN। ठीक है, CHRISTEN क्रिस्टेनसन, क्रिस्टेनसन रोमर। ठीक है, ये थे ये पर्सन। और ये कौन थे? बेसिकली ये एक दानिश एस्ट्रोनॉमर थे और 1676 के आसपास की ये बातें हैं जब इन्होंने एक रफ एस्टिमेट दिया था अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट। आंसर है हमारा 31 का आंसर है सी।
32 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? जो नाइट ब्लाइंडनेस है इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक है, फिर कहा गया है बेरी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ये सही है। इन्फेक्शियस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय डाइट डेफिशिएंसीज, लैप्स इन द बॉडीज डिफेंस सिस्टम और पुअरली ऑपरेटिंग नर्वस सिस्टम। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, आपको लगेगा कि ये सही है पर एक्चुअली ये गलत है। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं, और जो संक्रामक रोग होते हैं वो ऐसे नहीं फैलते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं वो फैलते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा, और ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ओके, वो इन बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाते हैं। तो 32 का हमारा आंसर जो है वो ये है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट है। 33, question 33, during the chloride test white fumes are produced due to the formation of, जो क्लोराइड टेस्ट होता है उसमें सफेद धुआं उत्पन्न होता है, और ये जो सफेद धुआं है ये किसके कारण उत्पन्न होता है? ड्यूरिंग द क्लोराइड टेस्ट व्हाइट फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन हुई है? अमोनियम क्लोराइड की, अमोनियम नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट की, या नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 33, यहां पर प्रोडक्शन हुई है अमोनियम क्लोराइड की। 33 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 आंसर है हमारा ए। The thickness of the troposphere increases in, वो कौन सा मौसम है जिसमें शोभ मंडल का जो घनत्व है वो किस मौसम में बढ़ जाता है? उसका जो थिकनेस है, उसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, या फिर मौसम का इसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता? ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है कि जो आपके एयर करेंट्स जनरेट होते हैं वो थोड़े ज्यादा होंगे, हीटिंग अप थोड़ी ज्यादा होगी तो एयर करेंट्स ज्यादा जनरेट होंगे, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। 34 आंसर इज ए। 35, with the present day advancement in medical techniques, transplants are possible in all of the following except, जो चिकित्सा तकनीक में तरक्की हुई है उसके कारण शरीर के काफी सारे ऐसे अंग हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, नए अंग लगा दिए जा सकते हैं। निम्न में से किसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? इनमें से वो कौन सा बॉडी पार्ट है जिसका हम ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते? वो है हमारी आर्टरीज, बोन, कॉर्निया, या फिर किडनी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो आपने काफी बार सुना होगा कि हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं और एक से भी काम चल सकता है, तो इसमें आपको राइट डोनर ढूंढना होता है, ये तो ट्रांसप्लांट हो जाएगा। कॉर्निया भी ट्रांसप्लांट होता है और आर्टरी भी ट्रांसप्लांट होती है। क्वेश्चन नंबर 35, जो नहीं ट्रांसप्लांट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 आंसर है हमारा बी, बोन्स। ओके, आगे चलते हैं। स्ट्रेट पंच। स्ट्रेट पंच एक ऐसी टर्म है जो खेल से संबंधित है। ये किस खेल से संबंधित है? ये बिलियर्ड से संबंधित है, चेस से संबंधित है, बॉक्सिंग से, या गोल्फ से? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पंचिंग जो है वो मुक्का मारने को कहते हैं, और मुक्का किस में मारा जाता है? मुक्का मारा जाता है बॉक्सिंग में। तो 36 का आंसर क्या हुआ हमारा? 36 का आंसर है सी। 37, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, मुद्रास्फीति किसके कारण होती है? ये पैसों की आपूर्ति में वृद्धि होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन में डिक्रीज होता है, या फिर दोनों ए और सी? इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है बोथ ए एंड सी। महंगाई कब ज्यादा होगी? ठीक है, महंगाई कब होगी? महंगाई तब होगी जब लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, बहुत सारे लोग एक ही चीज को खरीदना चाहते हैं तो दुकानदार उसकी कीमत बढ़ा देगा, तब होगी। या फिर प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाए, तब हम क्वेश्चन नंबर 37 के लिए हमारा आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से संबंधित। बुद्धाज प्रीचिंग्स वर मेनली रिलेटेड टू, बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो मुख्य रूप से किससे संबंधित था? बुद्ध का जो उपदेश था वो एक ईश्वर में विश्वास से संबंधित है, वो अनुष्ठानों के अभ्यास से संबंधित है, वो आपके विचार और आचरण जो है वो शुद्ध रहें उससे संबंधित है, या वो मूर्ति पूजन से संबंधित है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों ही रिफॉर्म्स थे,
ठीक है, ये रिफॉर्म्स थे और इन्होंने बेसिकली हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, हिंदू धर्म में जो इवल प्रैक्टिसेस आ गई थी, उनके खिलाफ अपना अभियान चलाया था। इन्होंने बहुत जोर दिया प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कॉन्डक्ट पर। आप अपना विचार सही रखिए, आप अपने आचरण को सही रखिए, सब ठीक रहेगा। तो 38 का आंसर क्या है? 38 का आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस गांधी? तो निम्नलिखित लेखकों में से कौन से लेखक ने गांधी जी के व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं किया था? टॉल्स्टॉय, मार्क्स, रस्किन या फिर थोरो। ये चार हमारे ऑप्शंस हैं, टॉल्स्टॉय, मार्क्स, रस्किन, और आंसर हमारा क्या है? आंसर है हमारा मार्क्स। पहले तो आपको ये बताती हूँ, 39 का आंसर है बी, टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की बहुत ही फेमस बुक है। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे। ओके, इनकी बुक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। कभी कभी ये भी प्रश्न आ सकता है कि लियो टॉल्स्टॉय की गांधी जी ने कौन सी बुक पढ़ी थी जिसका बहुत असर हुआ? तो किताब का नाम है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। ओके, ये है हमारी पुस्तक का नाम। उसके बाद नाम आ जाता है रस्किन का, RUSKIN, रस्किन। ओके, रस्किन की कौन सी बुक थी? रस्किन की बुक थी अनटू दिस लास्ट, ये नाम है किताब का, अनटू दिस लास्ट, ये वाली पुस्तक पढ़ी गई थी। और उसके बाद कौन है? उसके बाद हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, इनका एक ऐसे था सिविल डिसोबीडियंस पर, सविनय अवज्ञा पर, जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कोई चीज सही नहीं हो रही है तो आप उसको एक बिल्कुल बिना वार किए, बिना प्रहार किए आप पीसफुली रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज गांधी जी को बहुत पसंद आई थी। ये तीनों जो है इन्होंने गांधी जी के ऊपर बहुत ही गहरी छाप छोड़ी, और जिसने छाप नहीं छोड़ी उसका नाम है मार्क्स। 39 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? ठीक है, यहाँ पर आपको चार रचनाएं दी गई हैं, निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट द्वारा एक पुस्तक है। फिर है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये मौर्यन पीरियड से पुस्तक है। हर्षचरित, जो हर्षवर्धन जब शासक थे 606 से लेकर 606 से 647 AD तक ये शासक थे, उस पीरियड में ये लिखी गई थी। और गीत गोविंद। ओके, ये हमारे चार ऑप्शंस हैं, इनको हमें अरेंज करना है। आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट, या ये आर्यभट्ट ने लिखी, जो कि आपके गुप्ता पीरियड में थे। ये है, ये मौर्यन पीरियड से है। और ये वाली जो गीत गोविंद है, ये अप्रोक्सीमेटली 11th to 12th सेंचुरी से है। तो सबसे पुरानी कौन सी है इनमें? इसमें जो ऑर्डर हमारा सही बैठ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, वो है सी, सबसे पुरानी अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र नंबर 1 पोजीशन पर होगी। उसके बाद आर्यभट्ट की पुस्तक आएगी, उसके बाद हर्षचरित आएगी, और फाइनली गीत गोविंद। आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, आंसर इज सी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रैक्टिस्ड इन द ऋग्वेदिक पीरियड? तो जो वैदिक काल था, ऋग्वेदिक पीरियड था, उसमें इनमें से कौन सा प्रचलित नहीं था? बहुपतित्व, मतलब कि एक औरत के बहुत सारे पति होना, ये प्रचलन में था। ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं था उस जमाने में, चाइल्ड मैरिज नहीं था। विधवा पुनर्विवाह, ये भी था। लेविरेट, लेविरेट भी था। लेविरेट क्या होता है? लेविरेट ये होता है कि जब किसी महिला का पति जो है उसका स्वर्गवास हो जाता है, तो उसकी शादी अपने मृत पति के, अपने स्वर्गवासी पति के भाई से कर दी जाती है, यानी कि देवर से विवाह करना, ये उस जमाने में था। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर क्या है? बी, चाइल्ड मैरिज। 42 देखिए, क्वेश्चन 42, अर्लीस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड इन इंडिया वर? भारत में बनने वाली सबसे पहली सहकारी समिति कौन सी थी? सहकारी समिति क्या होती है? ये एक ऑटोनमस एसोसिएशन होती है लोगों की, जो स्वेच्छा से एक साथ जुड़ते हैं वॉलंटरीली, क्योंकि उनके कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब भारत में जो सबसे पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनोन्या सहकारी मंडली। और ये अनोन्या सहकारी मंडली जो है ये बनी थी 1889 में, और उस जमाने में एक स्टेट हुआ करता था बड़ौदा, ये वहां पर बनी थी। और ये कैसी सोसाइटी थी? ये थी एक क्रेडिट सोसाइटी। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारा आंसर है ए, क्रेडिट सोसाइटीज। 43, धनपत राय इज बेटर नोन एज? धनपत राय को आप किस नाम से ज्यादा जानते हैं? धनपत राय किस नाम से लोकप्रिय है? वो, ये प्रेमचंद का नाम है, ये यशपाल का नाम है, अमरकांत का है, या नरेश मेहता का नाम है? धनपत राय जो है ये प्रेमचंद का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हमारा आंसर है ए, और ये बाकी सभी भी लेखक हैं, ये हिंदी के राइटर्स हैं। 43 का आंसर है ए। 44, the United States of America is made up of dash states?
जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है उसमें कितने राज्य हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है वो 50 राज्यों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर है हमारा ए। 45 Dash has become the first Asian country to recognize marriage with the same sex. वो कौन सा ऐसा पहला देश है एशिया का जिसने ऐसी शादियों को मान्यता दी है जहां पर कि एक ही लिंग के दो व्यक्ति जो हैं वो विवाह कर सकते हैं? यह ताइवान, वियतनाम, जॉर्डन या फिर मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 45 ये अधिकार दिया गया है ताइवान में। हालांकि बहुत सारे अन्य देशों में है लेकिन एशिया का ये पहला देश है। 45 आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ए ताइवान। अगला क्वेश्चन 46 अंडर विच रिवर इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रेल टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। भारत की पहली अंतरजलीय रेल सुरंग, ये जो सुरंग है ये जो नदी है उसके नीचे बनाई गई है। ये किस नदी के नीचे बनाई गई है? ये जो रेल सुरंग है ये बनाई गई है हुगली नदी के नीचे, और हुगली नदी के नीचे करीबन 500 मीटर लंबी एक सुरंग खोदी गई है। 500 मीटर लंबा ये टनल है जो कि हावड़ा स्टेशन को, ठीक है, बंगाल में एक हावड़ा स्टेशन है, वेस्ट बंगाल में हावड़ा स्टेशन को वो कनेक्ट करता है सॉल्ट लेक स्टेशन से। तो इन दोनों को जोड़ते हुए सुरंग बनाई गई है हुगली नदी के नीचे। 46 का आंसर क्या है? 46 का आंसर है हमारा ए। 47 दीपा कर्माकर कौन है? आपने नाम सुना हो शायद, अगर आप 2016 में ओलंपिक्स देख रहे थे तो इनका नाम काफी बार आया था। दीपा कर्माकर जो है ये एक इंडियन एथलीट है जो कि जिम्नास्ट है। ये किस खेल से जुड़ी हुई है? ये जिम्नास्टिक्स से जुड़ी हुई है, और जो 2016 के रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनकी 4th पोजीशन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आंसर है जिम्नास्ट, और ये इंडिया के त्रिपुरा स्टेट को बिलोंग करती है। 47 ए। 48 क्वेश्चन नंबर 48 पुष्प कमल दहाल ये कहां के प्रधानमंत्री हैं? पुष्प कमल दहल भूटान के, नेपाल के, बांग्लादेश के या फिर इंडोनेशिया के, कहां के प्रधानमंत्री हैं? क्वेश्चन नंबर 48 आंसर है हमारा नेपाल, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। 48 आंसर इज गोइंग टू बी बी। बी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल डे फॉर योगा इज ऑन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 49 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ओके, 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर कोड के लिए, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये है पेपर कोड 887 का जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो किया है अभी मैंने आपके लिए हिंदी मीडियम में। क्वेश्चन है कि वरिष्ठ बुनकर सहायता योजना, ठीक है, ये जो वरिष्ठ बुनकर सहायता योजना है नाम से आपको पता चल रहा है कि एक स्पेशल स्कीम है एल्डरली वीवर्स के लिए, उनके लिए है ये स्कीम जो बुजुर्ग बुनकर हैं। अब ये जो स्कीम है उनकी मदद करने के लिए है। ये किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है? उड़ीसा में है ये स्कीम, ये पश्चिम बंगाल में है, असम में है या फिर नागालैंड में है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है हमारा ए। जो वरिष्ठ बुनकर सहायता योजना है ये एक स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है एल्डरली वीवर्स के लिए, और इसको स्टार्ट किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।